हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ पीपीएफ अकाउंट के बारे में। तो पीपीएफ अकाउंट के बारे में ए टू जेड इधर पे बातें होंगे। आपको पीपीएफ अकाउंट के बारे में कोई भी क्वेश्चन या सवाल आपके माइंड में और नहीं रहेगा इस वीडियो देखने के बाद। इस वीडियो के अंदर मैं लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, मैंने स्टेटमेंट निकाल के दिखाऊंगा। एक स्टेटमेंट मेरे पास है अवेलेबल। स्टेटमेंट के अंदर दिखाऊंगा कैसे इंटरेस्ट वगैरह मिलता है। इस वीडियो के अंदर जो डिस्कस होगा वो होगा पीपीएफ अकाउंट क्या है, पीपीएफ अकाउंट वर्सेस ईपीएफ क्या होता है, इन्वेस्टमेंट कैसे करना होता है, एंड मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट होता है, मैक्सिमम कितना होता है, कौन सा टाइम पे इन्वेस्ट करने से ज़्यादा इंटरेस्ट वगैरह मिलता है, एंड लॉक इन पीरियड इसका कितना होता है इस अकाउंट का, एंड टैक्स सेविंग्स आप पे इस पे कितना कर सकते हो। तो चलो सारी बातें इस वीडियो के अंदर होंगी। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ पीपीएफ अकाउंट है क्या एंड पीपीएफ अकाउंट आप कहाँ पर जाके ओपन कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, एक पीपीएफ अकाउंट का स्टेटमेंट है जो कि स्टेट बैंक पे खोला गया है। तो चाहो तो आप पीपीएफ अकाउंट पोस्ट ऑफिस पे जाके खोल सकते हो, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, जो कुछ भी बैंक पे जाके खोल सकते हो। लेकिन पीपीएफ अकाउंट एक बंदे का एक ही हो सकता है तो आप एसबीआई पे एक, पोस्ट ऑफिस पे एक नहीं खोल सकते। पीपीएफ अकाउंट एक बंदे के पूरा लाइफ सर्कल में एक ही होता है। एक पैन कार्ड पे एक ही पीपीएफ अकाउंट ओपन किया जाता है, क्योंकि पीपीएफ के अंदर बहुत सारा टैक्स बेनिफिट भी मिलता है ना। तो चलो पीपीएफ अकाउंट क्या है सबसे पहले बता देता हूँ। पीपीएफ अकाउंट है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो सरकार प्रोवाइड करता है। ये सरकारी बैंक अकाउंट होता है, स्टेट बैंक का नहीं होता है। स्टेट बैंक से ऑपरेट होता है, लेकिन पूरा अमाउंट जाता है सरकार के खाते में। एंड आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो सालाना, तो सालाना आप मिनिमम 500 से कर सकते हो स्टार्टिंग, एंड सालाना मैक्सिमम आप 1.5 लाख तक इस पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे सरकार आपको 15 साल बाद, 15 साल का एक पीरियड होता है, लॉक इन पीरियड उससे भी कम होता है। मैं सारा कुछ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। जो भी अमाउंट आप डालेंगे आपको 15 साल बाद सरकार आपको रिटर्न करेगा, एंड उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, जीरो टैक्स। मतलब आप जिधर पे भी इनकम करेंगे टैक्स लगता है ना, लेकिन ये वाला अकाउंट पूरा एकदम टैक्स फ्री है। तो चलो सबसे पहले अकाउंट स्टेटमेंट में दिखा देता हूँ। एक स्टेटमेंट है जिधर पे देखो अकाउंट का ओपनिंग डेट सबसे पहले देख लो, 31 जुलाई 2020, मतलब 2020 में खोला गया है। तो आपके हिसाब से 15 साल कितना साल में होता है, तो 2020 से 2035 बोलेंगे ना, लेकिन मेच्योरिटी होगा अप्रैल 2036 को, क्योंकि जुलाई से लेके मार्च तक, मार्च 31 तक इसका जो है साल नहीं माना जाएगा। ये पूरा साल नहीं हो रहा है ना, तो ये पूरा साल नहीं माना जाएगा। उसके बाद ही इसका जो है साल का काउंट स्टार्टिंग होगा। इसलिए 1 अप्रैल 2036 को मैच्योरिटी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले दिखा देता हूँ। ये देखो फाइनेंशियल ईयर का जो है स्टेटमेंट है। तो देखो इधर पे बंदे ने एक बार 1 लाख डाला, एक बार 1,000 डाला, 10,000 डाला, 1,000 डाला, ऐसा करके उस साल में ना 2021 साल का ये बात है, देखो पूरा डालते गया, एंड उसको 21,000 का जो है इंटरेस्ट मिला साल का एंड में। जो फाइनेंशियल ईयर होता है ना, अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, ठीक है, ये होता है कि फाइनेंशियल सर्कल, फाइनेंशियल ईयर। उसी ईयर के लास्ट में उनको 21,000 उसका खाते में दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, पूरा अमाउंट के साथ ही साथ उनका जो प्रिंसिपल है साथ ही साथ ग्रो करेगा। ठीक है, ये कंपाउंडिंग इफेक्ट से ग्रो करता है। देखो उसके बाद वाले साल में ना बंदे ने 1 लाख डाला, एक बार 50,000 डाला, मतलब पूरा अमाउंट जो है 2 बार में ही डाल दिया। एंड उसको मार्च आते आते देखो 2023 का मार्च आते आते 33,000 का जो है इंटरेस्ट मिल गया। उसके साथ ही साथ देखो उसका नेक्स्ट ईयर पे बंदे ने बस 40,000 डाल के छोड़ दिया। भाई किसी का फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकता है ना, आप 500 भी डाल सकते हो इस अकाउंट पे। ये नहीं आपको 40,000 डालना पड़ेगा, 50,000 डालना पड़ेगा, 500 भी डाल सकते हो। लेकिन ये अकाउंट सबके पास एक होना ही चाहिए, क्योंकि ये आपको बैंक कभी भी प्रमोट नहीं करेगा। बैंक नहीं बोलेगा एक पीपीएफ अकाउंट खोल लो, क्योंकि बैंक पे इस पे फायदा नहीं है ना। बैंक पे जो फायदा है, आपको बोलेगा भाई म्यूचुअल फंड एक करा लो, एक हेल्थ इंश्योरेंस करा लो, एक मतलब लाइफ इंश्योरेंस करा लो, जिसपे बैंक पे मोटा कमाई होता है, जो टूर मिलता है उनको बैंक वाले को, तो वो तो इधर पे नहीं मिलेगा ना। ये सरकारी प्लेटफॉर्म है, सरकारी खाता है। तो मेक श्योर अब मेरे कहने पे एक अकाउंट खोल करके रखना, क्योंकि मिनिमम 500 रुपीज सालाना देना होता है, सब लोग दे सकता है। एंड 500 रुपीज नहीं भी देंगे ना, आपका अकाउंट जो है बस टर्मिनेट होके रह जाएगा, मतलब पूरा बंद नहीं होगा। नेक्स्ट साल जब भी आप मतलब डालने के लिए जाएंगे 500, तब बैंकर आपको बोलेगा भाई 500 नहीं डाल सकते, इस पे 500 प्लस 500, प्रीवियस साल का 500 प्लस 50 रुपीज का जो पेनल्टी है वो दे दो। उसके बाद अकाउंट रिएक्टिव करा लो, मतलब 50 रुपीज का बस साल का पेनल्टी लगता है। आपका अकाउंट इनएक्टिव होता है तब,
500 का नीचे डालेंगे, मतलब 500 भी नहीं डालेंगे तब जाके इनएक्टिव होता है, ठीक है। तो यही बस बात है। देखो इधर पे भी बंदे को 38,000 का इंटरेस्ट मिला, मतलब कंपाउंडिंग इफेक्ट से ग्रो हो रहा है। एंड जो अभी जो करंट साल चल रहा है 1 अप्रैल से लेके 21 दिसंबर तक का स्टेटमेंट है ये। तो बंदे ने अप्रोक्स 60, 70, 80 हज़ार के आसपास डाल दिया एंड उसको जो 30,000 का जो है इंटरेस्ट, एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट दिखा रहा है, जो कि स्टेटमेंट के एकदम अप्रैल के अंदर, मार्च का 31 के अंदर जो है क्रेडिट हो जाएगा। तो मैंने पूरा स्टेटमेंट देख के आप लोगों को समझाया। आई थिंक आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं रहेगा पीपीएफ अकाउंट के बारे में, एंड जो आप जो कुछ भी जगह पे जाके खोल सकते हो। तो ये हो गया पीपीएफ अकाउंट क्या है। तो अभी बता देता हूँ पीपीएफ और ईपीएफ क्या होता है। तो पीपीएफ होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड एंड ईपीएफ होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। मतलब पीपीएफ पब्लिक के लिए होता है, ईपीएफ एम्प्लॉय के लिए होता है। तो बाद में ही समझ में आ रहा है। तो एम्प्लॉय के लिए जो प्रोविडेंट फंड होता है वो एम्प्लॉय कुछ मनी देता है एंड एम्प्लॉयर्स कुछ मनी देता है। मतलब जो काम पे आपको ले रहा है, मान लो टाटा आपको काम दे रहा है, तो टाटा कुछ उस पर कंट्रीब्यूट करेगा, आप कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, एंड जो इकट्ठा मनी होगा वो इन्वेस्ट होगा ईपीएफ के अंदर, एंड वो अमाउंट ग्रो करेगा पीपीएफ की तरह। थोड़ा इंटरेस्ट ईपीएफ के अंदर ज़्यादा होता है। तो चलो समझ में आ गया। तो दोनों सेम नहीं होता है, दोनों अलग होता है। तो उसके साथ ही साथ मैं इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट रेट के बारे में बात कर लेता हूँ, और कैसे करके कंपाउंडिंग इफेक्ट से ग्रो होता है वो भी मैं बात कर लेता हूँ। देखो मैं एक बार ग्रो का जो कैलकुलेटर है वो दिखा देता हूँ। तो आप सालाना 1.5 लाख डाल सकते हो। तो 1.5 लाख डालेंगे तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है 22 लाख एंड मैच्योरिटी अमाउंट मिल रहा है 40 लाख रुपीज, ठीक है, अप्रॉक्स डबल के आसपास, ठीक है। एंड आप मिनिमम 500 भी डाल सकते हो, आपका मर्जी, ये जो भी मर्जी आप लोग साल में डाल सकते हो। तो चलो अभी मैं एक एचडीएफसी का कैलकुलेटर ओपन करता हूँ एंड इधर पे देखो मैं एक बार, मान लो आप 12 मंथ डालेंगे 12 हज़ार करके, क्योंकि 12,500 का 12,500 करके 12 बार डालेंगे तो भी 1.5 लाख हो रहा है ना। तो महीने में भी डाल सकते हैं जिसका सैलरी आता है। तो देखो आपको अभी बन रहा है 39 लाख, 40 लाख नहीं बन रहा है, क्योंकि आपने महीने में अलग अलग करके डाल रहा है तो उसका इंटरेस्ट कम बन रहा है ना। तो यही बस हिसाब से इधर पे मनी जो है ग्रो होता है। मनी बहुत ही तेजी से ग्रो होता है जब दिन बीतता जाता है। देखो आपका पहला साल जो है इंटरेस्ट बनेगा 5,000, लेकिन 15 साल आते आते ना 2.5 लाख बन जाएगा इंटरेस्ट, ठीक है। आप डाल रहे हो 1.5 लाख लेकिन इंटरेस्ट बन रहा है 2.5 लाख। तो इसको आप 5 साल एक्सटेंड कर देंगे ना, ये अलग सिनेरियो हो जाता है। 5 साल एक्सटेंड करेंगे तो आपको इतना बड़ा अमाउंट दिखेगा ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा इतना बड़ा अमाउंट हो कैसे रहा है। तो मैं इसको भी एक मतलब साल में एक बार कर लेता हूँ, कैलकुलेट करता हूँ। देखो लास्ट 5 साल में आपने कमाया 17 लाख, 15 साल पे आप 2.5 लाख पे था एंड 20 साल आते आते आपने 4 लाख पे पहुंच गया, ओनली इंटरेस्ट, ठीक है, ओनली इंटरेस्ट का बात कर रहा हूँ। इतना तेजी से ग्रो होता है ना, आपका टोटल कॉर्पस बन जाएगा 64 लाख रुपीज, ठीक है, जिसकी देख सकते हो मैच्योरिटी अमाउंट। एंड इसको आप जो 15 साल के बाद ना आप विदाउट डिपॉजिट भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि आपको और डिपॉजिट करने का जरूरत नहीं होता है। 15 साल के बाद आप चाहो तो विदाउट डिपॉजिट उसको चला सकते हो, तब जाके अमाउंट कुछ कम बनेगा, क्योंकि इस पर आप 0 इन्वेस्ट कर रहे हो। आपको 55 लाख आपका कॉर्पस जो है बन जाएगा। तो ये होता है कैलकुलेट 7.1% से कंपाउंडिंग इफेक्ट से ग्रो होता है। दोस्तों चलो अभी बात कर लेता हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है अकाउंट विथड्रॉल या फिर अकाउंट का जो लॉक इन पीरियड है कितना साल के लिए है। तो देखो बेसिकली ये तो 15 साल का अकाउंट है, 15 साल के लिए आपको अकाउंट खोलना होता है। 15 साल के बाद अब एंटायर कॉर्पस आप लोग जब चाहो निकाल सकते हो। उसके बाद आपको पार्शियल विथड्रॉ का भी ऑप्शन रहेगा 6 साल के बाद। 6 साल के बाद आप चाहो तो 50% आपका टोटल बैलेंस आप लोग विथड्रॉ कर सकते हो। एंड ऊपर से प्री मेच्योर क्लोजिंग का भी एक ऑप्शन देता है मतलब सरकार ने, जो कि है 5 साल के ऊपर, मतलब आफ्टर 5 ईयर आपको एडुकेशनल और मेडिकल इमरजेंसी होगा। मान लो आप हायर एडुकेशन के लिए आप बच्चे को बाहर भेजना चाहते हो, तब जाके मतलब बहुत रकम का जरूरत होता है, तब जाकर आप एंटर अमाउंट को विथड्रॉ कर सकते हो, अकाउंट को क्लोज कर सकते हो। ये तीनों सिनेरियो के अंदर आपको जो है अकाउंट क्लोजिंग का ऑप्शन मिलता है। एंड ऊपर से मान लो आपने ये जो अकाउंट है ना 5-5 साल एक्सटेंड आपका करने के लिए एक बैंक ऑप्शन देता है। तो मान लो आपने 5 साल एक्सटेंड कर लिया, उसके बाद आपको मनी का जरूरत हुआ, तब भी आप जब चाहो विथड्रॉ कर सकते हो। चाहे तो आप अकाउंट को क्लोज भी कर सकते हो, वरना आप सालाना इतना आपने अमाउंट सेट कर दिया, इतना अमाउंट आपको निकालना है,
वो आप निकाल सकते हो। तो ये सारा कुछ हो गया विथड्रॉल और लॉक इन पीरियड के बारे में। दोस्तों चलो अभी बात कर लेता हूँ टैक्स सेविंग्स के बारे में। तो इधर पे आप अच्छा खासा टैक्स सेविंग्स भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने पहले ही बोला ये एग्जाम कैटेगरी के अंदर आता है। इधर पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता है, चाहे आप इन्वेस्टमेंट करो तब भी आपको टैक्स का छूट मिलता है। तो कैसे मिलता है वो भी देख लो। तो मैंने इनकम टैक्स का कैलकुलेटर ओपन किया, मैंने क्लियर टैक्स का मतलब वेबसाइट यूज में लिया। मान लो इधर पे आपका सालाना इनकम है 7 लाख रुपीज़, तो मैंने 7 लाख इधर पे डाला एंड उसको मैंने कंटिन्यू किया। देखो बेसिक डिडक्शन आपको मिलता है 80C के अंदर। जो आपने पीपीएफ के अंदर इन्वेस्ट किया ना, देखो जो इन्वेस्ट आप पीपीएफ के अंदर करते हो, ELSS म्यूचुअल फंड भी होता है, वो भी टैक्स सेविंग्स होता है, LIC का प्रीमियम होता है। तो मैक्स टू मैक्स आपको इधर पे 1.5 लाख का छूट मिलता है। चाहे आपने LIC में कुछ डाला, चाहे आप पीपीएफ में कुछ डाला, टोटल अमाउंट मिला के 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 1.5 लाख इधर पे मैं डिडक्शन ले लेता हूँ। 1.5 लाख आप सरकार के हिसाब से जो है लीगली डिडक्शन ले सकता हूँ। तो अभी देखो ओल्ड टैक्स रेजिम आपको रेकमेंड कर रहा है, जिधर पे आपको टैक्स बन रहा है 0, क्योंकि आपका इनकम 7 लाख, लेकिन कंसीडर किया जाएगा 2 लाख आपका इनकम नहीं है। क्यों? क्योंकि 50,000 तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है एंड 1.5 लाख का हो गया जो है 80C का डिडक्शन जो आपने पीपीएफ पे इन्वेस्ट किया, एंड आपका टैक्सेबल वैल्यू हो गया, मतलब टैक्सेबल इनकम हो गया 5 लाख रुपीज, यानी वो टैक्स फ्री है। 5 लाख तक इंडिया पे कोई भी टैक्स नहीं लगता है, तो आपको टैक्स पे करना है 0 रुपीज। तो ऐसा करके आप टैक्स सेविंग्स भी कर सकते हो पीपीएफ अकाउंट ओपन करके। तो आज के लिए बस इतना ही। आई थिंक वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ सारी फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करना, ताकि मुझे मोटिवेट मिल जाए। एंड मेक श्योर कमेंट भी कर देना एक प्यारा सा, जो भी आपका मन कहे तो। एंड कोई भी दिक्कत डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में वो भी बताना, मैं हर सभी का रिप्लाई दे देता हूँ। आप चाहे तो प्रीवियस वीडियो भी देख लेना। तो चलो आज फिर मिलूंगा अगले और कोई न्यू एंड एक्साइटिंग वीडियो के साथ। गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।